हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सरफेस टेंशन। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिया है कि सरफेस टेंशन का डिफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टी में कोहेसिव और एडहेसिव, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला कि ये किसके वजह से होता है। तो हमने बताया भी है कि कोहेसिव फोर्स की वजह से ये सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। अगर कभी भी एग्जाम में आ जाता है, हो सकता है कि आपका थ्योरी वाले पार्ट में ये क्वेश्चन दे दे कि ये सरफेस टेंशन किसके वजह से होता है, किस फोर्स की वजह से होता है, तो डायरेक्ट ऑप्शन आप क्या लगाएंगे, कोहेसिव। एडहेसिव नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देख ली है सरफेस टेंशन वाले में, ठीक है। तो वहां से आप अगर नहीं देखें तो वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और थोड़ा बहुत इस पे कॉन्सेप्ट होगा तो वो बता देंगे कि जिससे आपका कम टाइम में ज्यादा कवर हो सके। और जो लेवल रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, जेई मेन तक ही रहेगा, क्योंकि अगर जेई मेन तक हमारा क्वेश्चन आता है तो हमारा सिंपली क्या हो, एग्जाम में सॉल्व हो सके। बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि इसमें थ्योरी पार्ट पूछा जाता है और उसमें न्यूमेरिकल्स पार्ट पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल्स वहां से सॉल्व करेंगे, थ्योरी इसमें भी देखते चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका जो थ्योरी वाले में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, सरफेस टेंशन और फिर फ्लूइड डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसी पे आया था 2 क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर वाले पार्ट में, ठीक है, 2019 में। और जो मैथ में आया था वो भी सिंपल ही आया था, तो उसको भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है कि केमिकल प्रॉपर्टी। आप अगर केमिकल प्रॉपर्टी ऐड करते हैं तो क्या होगा, सरफेस टेंशन आपका इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट पूछ दिया क्वेश्चन की डिपेंड करता है कि नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ डिपेंड करेगा, ठीक है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। अब कैसे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है और आया भी हुआ। तो यहाँ पे देख लेंगे, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। और सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा मतलब कि एक तरह से ये देखा जाए कि यहाँ पे हम अगर बात करें फिजिकल वाले में, तो ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल में देखेंगे कि सरफेस टेंशन अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है उससे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। हम क्यों इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो ये क्या होता है कि अगर सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया तो इसके जो पोर्स होते हैं, जो अगर आप मान लीजिए कि जैसे हम क्या करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है, जो हम गर्म करते हैं कपड़े को धुलने के लिए, तो क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तरह से इसका टेम्परेचर यहाँ पे क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो इसका सरफेस टेंशन, वाटर का सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। जिसके वजह से ये जो कपड़े का पोर्स होता है वो ज्यादा खुलने लगेगा। उससे क्या होगा कि ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए तो वेटिंग प्रॉपर्टी, भीगने वाला जो प्रॉपर्टी होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है। फिर क्या होगा, पोर्स भी आपका क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो कपड़ा है वो जल्दी से ही धुल जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर केमिकल प्रॉपर्टी की भी बात करें तो वही होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर केमिकल प्रॉपर्टी ऐड करें, डिटर्जेंट्स, यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी में आ गया। तो एग्जांपल में हो जाएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में देखना चाहे तो डिटर्जेंट्स, ठीक है, इसमें भी करते हैं। डिटर्जेंट्स आप ऐड करते हैं वाटर के साथ, तो क्या होता है, सरफेस टेंशन इसका डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होने से क्या होगा, इसका पोर्स बढ़ेगा, फिर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। उससे क्या होगा कि आपका कपड़ा कम मेहनत में भी जल्दी धुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होता है, आप फिजिकली भी देख सकते हैं और प्रैक्टिकली भी, जो भी आप देखना चाहे कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या फायदे होंगे, ठीक है। तो सिंपल है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है तो उसको भी हम देख लेंगे। एक और है कि यहाँ पे इम्प्योरिटीज ऐड करने पे डिजॉल्व इन द, फिर सरफेस टेंशन क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, या ये देखा जाए तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये टेम्परेचर वाला, ठीक है। तो इस पे हम क्वेश्चन देख लेंगे कि क्या बनता है। और हम इम्प्योरिटीज की बात करें तो इसका थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। अगर पूछेगा कि डिपेंड करता है कि नहीं, तो ये आप बोलेंगे कि डिपेंड करता है। मान लीजिए कि 3 ऑप्शन दे दिया, किस पे डिपेंड करता है सरफेस टेंशन, तो ये इस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और इम्प्योरिटी ऐड करेंगे या कौन सा इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, या सोल्यूट और सॉल्वेंट का क्या है रेशियो, इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन के टाइप होता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो ये जो 2 मेन है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पे आप करेंगे। अगर डिपेंड का आ गया तो यहाँ पे तीनों आपका ऑप्शन में रहेगा। तो चलिए जो क्वेश्चन आया उसको हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर वाले एग्जाम में आया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप अपने से एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है कि इन ए वीक ऑफ है, यहाँ पे वीक है, यहाँ पे लालटेन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन वो हम समझा दे रहे हैं कि जैसे आपको जो लालटेन रहता है उसमें जो
आपका मतलब जलाते हैं, ठीक है, तो जो केरोसिन होता है वो ऊपर कैसे पहुंचता है, ठीक है, यही पूछ रहा है कि मतलब कैसे राइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हैं, सबसे पहले आपका दिमाग जाएगा कि कैपिलरी एक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब जो होता है आप पढ़े होंगे, कैपिलरी एक्शन के द्वारा जो पेड़ वाले में भी यही केस होता है कि आपका जो रहता है वो राइज कर जाता है, पानी मतलब उतना ऊपर पत्तों तक कैसे पहुंचेगा, तो वहां पे क्या होगा, कैपिलरी वाला आंसर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ आंसर दिया ही नहीं कैपिलरी टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं दिया है ऑप्शन, पहला प्रायोरिटी हमारा ऐसा मतलब कैपिलरी होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो आप क्या बताएंगे, सरफेस टेंशन, क्योंकि ये सरफेस टेंशन का ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो पहला प्रायोरिटी होना चाहिए हमारा कैपिलरी वाला, फिर दूसरा क्या होना चाहिए, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा सा अभी जानते हैं तो आप टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बायोंट फोर्स से इसका कोई मतलब नहीं, हमने पढ़ा भी है कि यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे बायोंट फोर्स क्या होता है, लिक्विड डिस्प्लेस्ड के कारण होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि ऊपर राइज करने लगेगा, या ग्रेविटेशनल पुल के कारण भी नहीं होगा, न डिफ्यूजन के कारण होगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन बचा, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो हम टिक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन आया था, यहाँ पे पूछा है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज मिनिमम। देखिए वाटर का पूछा है या किसी का भी पूछेगा, ठीक है। तो आप अगर क्या बताएं यहाँ पे कि अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा तो इसके फिजिकली क्या मतलब फायदे हैं, या प्रैक्टिकली बोला जाए तो जैसे आपका पोर्स आपका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जो आपका इंक्रीज कर देता है उसके वजह से क्या होगा, वेटिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी, और क्या होगा, आपका जल्दी से कपड़ा धुल जाएगा। या कहीं पे भी देखेंगे जहां पे एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी यूज होता है, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे आपको अगर आंसर इसमें से लगाना हो तो कौन सा लगा सकते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस, 25, 60 या 80, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा उसी पे क्या होगा, आपका सरफेस टेंशन कम होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये 80 ना दे के यहाँ पे 65 ही रहता, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 65, जो मैक्सिमम रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर चेंज हो सकता है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता रहे तो आप डायरेक्टली कर पाएंगे। अब चलिए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। अब यहाँ पे फार्मूले में बात करें तो सरफेस टेंशन का दो फार्मूले मतलब दो तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक होता है कि मतलब जो फोर्स पर यूनिट लेंथ इससे डिफाइन करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, एनर्जी से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है या सरफेस टेंशन, ये क्या है, आपका सरफेस टेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन लिख देंगे, सरफेस टेंशन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एस से रिप्रेजेंट करते हैं या सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है। ये फोर्स जो होगा वो क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक सोप बबल है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका सोप बबल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा भी था कि ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो सरफेस पे होता है, यहाँ पे सरफेस वाला क्या करेगा, ये मिनिमम एरिया, जिसके वजह से क्या हो जाता है, ये इसका स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बना दिया इसी चीज को, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक इमेजिनरी थ्रेड है, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मतलब इमेजिनरी थ्रेड मान लिया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस पे जो फोर्स लग रहा है, अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये साइड लिक्विड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपने साइड मतलब जहां पे लिक्विड रहता है, देखिए यहाँ पे लिक्विड था तो ये क्या कर रहा था, अपने साइड क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इस साइड अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि फोर्स क्या होगा, Ft हो जाएगा, ठीक है। और ये इस वाला लिक्विड जो इस साइड का लिक्विड है क्या करेगा, ये अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे मान लीजिए Ft है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब जो फोर्स लग रहा है इस साइड के वजह से क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन ये जो लेंथ है ये आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से बोलते हैं कि लेंथ ऑफ द मेम्ब्रेन, या कुछ भी दे सकता है, या स्ट्रेच्ड वायर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेजिनरी है ये क्या है, आपका वायर है, ठीक है। तो ये हमने एक तरह से डिफाइन किया है, तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में देखने को इसी तरह मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया भी हुआ है 2018 में, BHU BSc में आया हुआ है, और JEE मेन में भी आया हुआ है, तो दोनों जगह पे हम क्वेश्चन देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक तरह से और डिफाइन करते हैं इसका, अगर हम यूनिट देखना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स न्यूटन होता है और लेंथ क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसका आप इजिली क्या कर पाएंगे, डायमेंशन लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का जो होता है और डिवाइडेड बाय लेंथ कर लेंगे तो वो आपका डायमेंशन हो जाएगा, तो ये आप अपने से कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर दूसरे तरह से डिफाइन करें तो यहाँ पे एक तरह से और डिफाइन करते हैं, जो मतलब एक्सेज सरफेस एनर्जी, मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है सरफेस टेंशन किस पे बात हो रही है, सरफेस से ही बात होती है, ठीक है। ये सरफेस फिनोमेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सरफेस एनर्जी मतलब यहाँ पे जैसे क्या है, एक कंटेनर मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया, तो यहाँ पे एक बार अपने से देख लेंगे। यहाँ पे एक स्लाइडिंग वायर है, ठीक है, ये हमारा सोप बबल है, ठीक है। यहाँ पे सोप हमने भर दिया है,
फिर क्या यहाँ पे देखिए लिखे भी हैं, या कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि थिन लिक्विड फिल्म, ठीक है। इसमें एक अंतर रहता है कि ये जो रहता है वो डबल लेयर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर लेंथ एल दिया है तो आप क्या करेंगे, डबल लेयर के लिए 2L कर देंगे, एल डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट इसी पे पूछा जाता है कि सोप बबल या थिन लिक्विड फिल्म, ठीक है। क्वेश्चन आया भी हुआ तो जब करेंगे तो वहां पे देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक यूट्यूब में आपका मतलब एक तरह से कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे स्लाइडिंग वायर है और ये हमारा जो लिक्विड है क्या कर रहा है, इसके वजह से ये अट्रैक्ट करना चाहेगा, मतलब ये जो स्लाइडिंग वायर है इसको किस तरह खींचना चाहेगा अपने लिक्विड की तरफ। यहां मान लीजिए कि एयर है तो इधर से तो कोई मतलब नहीं है, हमारा क्या है लिक्विड की वजह से है, और क्या होगा ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहां से इस तरह अट्रैक्ट करेगा। तो अब क्या होगा, यहां से इसके अपोजिट जो फोर्स लगाएंगे उसी को बोलते हैं एक्सेस सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगाएंगे, जो मतलब एक एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे स्लाइडिंग मतलब वायर को स्लाइड करने के लिए, वो उसमें कंडीशन होता है, ठीक है। तो दो कंडीशन यहाँ पे देख लेंगे कि ये जो रहता है वो बहुत स्लोली होता है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा तेज नहीं खींच देंगे कि मतलब वहां पे एक्सीलरेशन आ जाए, तो वो बहुत ही स्लोली रहता है जिससे कि आपका एक्सीलरेशन नेग्लेक्ट हो जाता है, या हम बोलें तो काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी को मतलब चेंज इन वेलोसिटी या डेल्टा वी आपका 0 हो जाएगा और एक्सीलरेशन आपको 0 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन है इसको डिफाइन करने के लिए। और इसको फार्मूला में लिखना चाहे तो देखिए यहाँ पे हमने ये पढ़ा हुआ है कि अभी जो देखे थे कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। तो इसको फोर्स के टर्म में लिखना चाहे तो S इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। और हमने बताया था कि सोप बबल के लिए क्या होता है, एल डैश का वैल्यू 2L हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये डबल लेयर है, तो यहाँ पे जो लगेगा एक तरह से मतलब इसके नीचे होगा, दिखेगा नहीं बट होगा 2 लेयर, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे एल डैश का वैल्यू 2L हो जाएगा, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो दोनों लेयर पे लगेगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा 2FL हो जाएगा, 2SL हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर कभी क्वेश्चन में आए तो एल नहीं लेंगे, एल डैश लेंगे, और एल डैश का वैल्यू क्या होगा आपका 2L हो जाएगा अगर सोप बबल दिया है या थिन लिक्विड फिल्म दिया है, ठीक है। अब इसका हम अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन आप क्या पढ़े होंगे फिजिक्स में कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इंटू एक्स हो जाएगा। मतलब इनिशियल क्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये XI डिस्टेंस पे है, ठीक है। यहाँ से जो हमारा स्लाइडिंग वायर है वो कितना डिस्टेंस पे है, XI डिस्टेंस पे है। तो अगर हम इसको लिखना चाहे फोर्स वाले टर्म में मतलब वर्क डन को, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे जो होगा तो सरफेस टेंशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे L की जगह पे 2L हो जाएगा, और क्या हो जाएगा XI हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे XI या X लिख सकते हैं, XI का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा इनिशियली X होगा, ठीक है। अगर फाइनल की बात करें, इसको जब डिस्प्लेस कर दे रहे हैं डेल्टा X दूरी पे, तो तब क्या होगा इसका एनर्जी, तो यहाँ पे लिखेंगे S हो जाएगा, मतलब फोर्स इंटू एक्स फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे x इंटू 2L हो जाएगा, और यहाँ पे जो x फाइनल हो जाएगा क्या हो जाएगा, x से कहां तक गया है, डेल्टा x तक गया, ठीक है। अब इन को मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये तुम मतलब आपका क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी एक्सेज में जो मिलना चाहेगा मतलब मिलेगा वो आपको डायरेक्टली लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, मतलब S आ जाएगा, 2L आ जाएगा, और x कैंसिल होकर डेल्टा x आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको लिखना चाहें अगर एरिया वाले फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, जैसे क्या होता है यहाँ पे, जैसे अगर इसको सॉल्व करेंगे 2SL इंटू डेल्टा एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे S हो जाएगा, फिर इसको क्या किए हैं हम यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख दिए हैं, और एरिया का होता है लेंथ इंटू मतलब लेंथ इंटू विड्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखे तो ये लेंथ हो जाएगा स्लाइडिंग वायर का, और ये डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो यही तो हमारा एक्सेज एनर्जी है, मतलब यहाँ तक तो इनिशियल था, फिर जो आपने मतलब ये मतलब एक्स्ट्रा आपने एनर्जी दिया इसको डिस्प्लेस करने के लिए, वो क्या दिया है यहाँ पे लेंथ L है, और क्या है यहाँ पे डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे यही तो एनर्जी आपने मतलब एरिया एक तरह से देखा जाए तो ये आपका एरिया बन जाएगा, और ये एरिया क्या हो जाएगा 2 टाइम्स L हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल लेयर है, तो इसके वजह से 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका एक और मतलब जो बोला जाए मतलब फार्मूला बन गया, वो क्या हो जाएगा S इक्वल टू डेल्टा U, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इसको दो तरह से डिफाइन करते हैं, अगर कोई कभी भी क्वेश्चन में आ गया तो कहीं मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे पूछ दिया कि इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। डायमेंशन सबका सेम आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या होगा, अगर कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि यही पूछ ले, या पूछेगा कि न्यूटन पर मीटर ही पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ध्यान दे लेंगे कि इसका यूनिट क्या होगा और क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल भी क्लियरिटी आ जाएगा।
देखिए ये जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए थिन फिल्म, मतलब वही दिया गया थिन फिल्म लिक्विड वाली बात है, यहाँ पे सोप बबल या थिन फिल्म लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म बिटवीन ए यू शेप जो अभी बताए थे। फिर क्या है कि लाइट स्लाइडर, यहाँ पे स्लाइडर दिया गया है, देखिए जो आपको बताए थे वही, मतलब डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका वेट दिया गया है, ठीक है, जो स्लाइडर है इसका वेट दिया गया है, ठीक है। और लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिया गया है और पूछा क्या है कि सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड फिल्म क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली समझ पाएंगे। अभी हमने देखा था ये वाला इस टाइप में हॉरिजॉन्टल वाले कंटेनर में क्या होगा, तो ये इसके लिक्विड की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक फोर्स आएगा, ठीक है। और इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ना देके क्या है, ये वर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह क्या होगा, आपका एक फोर्स लगेगा जिसके वजह से ये स्लाइडर जो है वो ऊपर जाना चाहेगा। बट हमको क्या करना है, ऊपर नहीं जाना देना है। क्या करना है हमको, एक कोई वेट लगा देंगे इसके ही बराबर का जो आपको इक्विलिब्रियम में कर देगा। तो यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि जो फोर्स है हमारा वाई डायरेक्शन में, वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको Ft इक्वल टू W के बराबर कर देंगे। तो इससे हमारा एक कंडीशन सरफेस टेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो यही चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाना चाहेगा और वेट हम लगा दिए हैं कि ये हमारा बराबर रहे, मतलब डिस्प्लेस ना करे। तो नेट फोर्स हमारा वाई डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। तो Ft माइनस डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो Ft इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका वेट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे वेट देखिए क्वेश्चन में दिया गया है तो हम लिख लेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे 1.5 दिया गया है, इंटू 10 का पावर क्या है, -2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर, मतलब फोर्स वाला लिखना है फॉर्मूला में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन लेंथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल डैश हम मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता है कि सोप है कि क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल डैश मानेंगे। फिर अगर हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन में कि सोप मतलब सोप बबल है तो इसमें क्या होता है, 2 लेयर होता है, तो एल डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, सरफेस टेंशन हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल डैश हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 का पावर -2 हो जाएगा। अब एल डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा और ये सरफेस टेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सरफेस टेंशन का वैल्यू लिख लेते हैं, 1.5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल हो जाएगा। एल का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 0.6 और 10 का पावर -2, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2.5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0.02, तो यहाँ पे आप जो भी है डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पे बेस्ड है। देखिए ये क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो BHU BSc में भी आया हुआ है, जेईई मेन में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसको भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे पूछा क्या है कि फाइंड मतलब हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड इन ब्रेकिंग ए वाटर ड्रॉप ऑफ ए रेडियस इतना दिया है। और किसमें मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक हमारा एक वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। यहाँ पे R रेडियस है, इसको ब्रेक करना है 8 मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। मान लीजिए कि इसका जो रेडियस है वो हमारा R है, हम मान लेते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता है इसका वैल्यू क्या है, बट हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 8 मतलब स्मॉल ड्रॉपलेट में तोड़ देना रहता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि इसको ब्रेक करने में कितना मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने पढ़ा है, अब इसमें देखिए फोर्स वाली बात नहीं है, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे आपका ये इस तरह से आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल और ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ठीक है। और हमें ए फाइनल और ए इनिशियल का वैल्यू पता चल जाए तो हम इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि हम जो सॉल्व करेंगे यहाँ पे एन वाले टर्म में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या हम इसी को एन टर्म में बना लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पे एन का वैल्यू पूछा हुआ था, ठीक है। जो BHU BSc में आया हुआ है क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि एन का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो 8 न करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन ड्रॉपलेट में करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट एक फार्मूला याद करके सिंपली एन का वैल्यू 8 पुट कर देंगे, या जितना भी दिया रहेगा एन का वैल्यू 16, तो वहां पे वैल्यू पुट करके आप डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो एक हम जनरल
मतलब फार्मूला बना देंगे, एक तरह से बोला जाए तो इसका ट्रिक भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे देखिए हम एन टर्म में बात कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे 8 ना लेके यहाँ पे क्या करेंगे, एन टर्म में बात करेंगे। ठीक है, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि एक बड़ा वाला रेडियस आर है। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। एन ड्रॉपलेट में उसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो इसमें एक चीज तो सेम रहेगी, क्या रहेगी, हमारी जो वॉल्यूम रहेगी ये वी इनिशियल और वी फाइनल तो हमेशा सेम रहेगा। आप इसको क्या करेंगे कि इसमें मतलब एक तरह से ब्रेक ही तो कर रहे हैं, तो इसी को बड़े वाले को ही तो ब्रेक कर रहे हैं, चाहे कितने में करें। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वी इनिशियल जो है वी फाइनल के बराबर कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा एक आर का रिलेशन में मतलब आर के रिलेशन में हमारा कोई एक टर्म आ जाएगा। तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे स्फीयर हो जाएगा जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट है। हमने बताया भी है कि इसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो इसको किस में करना है, एन ड्रॉपलेट में करना है, तो एन हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई आर क्यूब, और यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। हमें आर का वैल्यू यही तो पता करना है, और यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं ये 4/3 पाई को। ठीक है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का पावर 1/3 हो जाएगा और आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन हमें मिल गया। अब हमें क्या करना रहता है, यहाँ पे वर्क डन निकालना रहता है। तो डेल्टा यू क्या लिख देंगे, सरफेस एनर्जी जो है हमारा सरफेस टेंशन, ये तो चेंज नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, और ए फाइनल माइनस ए इनिशियल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर हम लिख पाए तो डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, एस हो जाएगा। ठीक है, फिर ए फाइनल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमने देखा है कि 4 मतलब इसका सरफेस एरिया मतलब 4πr² होता है। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का, और ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, एन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसको हम कितने ब्रेक कर रहे हैं, एन टाइम्स मतलब इसको ब्रेक किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो है जैसे अगर मान लीजिए कि एक ही ड्रॉपलेट बनता तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 बार बनेगा तो 8 हो जाएगा, मतलब 16 टाइम्स बनेगा तो 16 टाइम्स इसका सरफेस एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इनिशियली क्या था आपका 4π यहाँ पे r² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है कि छोटा वाला r² होगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ पे s हो जाएगा यहाँ पे, और क्या आपका कॉमन आ रहा है यहाँ पे 4π कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n हो जाएगा, और इसको हम r वाले को इस टर्म में कैपिटल R के टर्म में हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैपिटल R डिवाइडेड बाई n का पावर 1/3। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या बचा है, यहाँ पे r² बच जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब 4π यहाँ पे s इंटू 4π हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए r² दोनों में कॉमन हो रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे मतलब बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पे n का पावर 1 है और यहाँ पे n का पावर 2/3 है, तो यहाँ पे देखिए n का पावर 1 है, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो n का पावर कितना आ गया, 2/3 आएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली n का पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे r² कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा। तो ये आपका जनरल फॉर्म में इक्वेशन आ गया। तो इसको आप डायरेक्टली याद भी करना चाहें तो याद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये आपको कैलकुलेट करने में जो टाइम लगा ये नहीं लगेगा, और डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे। तो ये BHU BSc में आया हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली टिक कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 8 ड्रॉपलेट में किया गया, तो यहाँ पे n का वैल्यू 8 रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए रख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 4π इंटू एस हो गया। ठीक है, और r² हो गया, तो इतना तो आएगा ही मतलब हर क्वेश्चन में। फिर क्या होगा, यहाँ पे जो चेंज होगा वो n का वैल्यू चेंज होगा, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 8 इंटू 8 का पावर 1/3 -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू 2 होता है, और 2 - 1 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो होगा वो सेम ही आएगा, 4πs इंटू r²। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके एग्जाम में जो पूछा गया था, यहाँ पे पूछा था कि n का वैल्यू मतलब n के पावर में वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि 1/3 होगा कि 2/3 होगा, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, या 1 होगा। तो जैसा क्वेश्चन पूछा रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग आप आंसर टिक कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो हमें याद करना है वो हम उसका ट्रिक देख लेते हैं कि जो हमारा इस ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे वर्क डन पूछेगा तो क्या करना है। यहाँ पे देखिए ये आप तो लिखेंगे ही सरफेस मतलब सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे सरफेस टेंशन का ऐसी चेंज नहीं होता है इसमें, एरिया क्या हो जाएगा 4πr² लिखेंगे, और क्या इसमें एक्स्ट्रा लिखना है, यहाँ पे n वाला टर्म आपको एक्स्ट्रा लिखना है, तो यहाँ पे n का पावर 1/3 लिखेंगे और -1। ठीक है, ये आप अगर याद कर लेते हैं तो आपका डायरेक्टली क्वेश्चन
आपका हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो हम देख रहे थे ये वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए देख रहे थे, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि यहाँ पे एक सिंगल लेयर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सोप बबल होता है तो ये 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई होता है, जितना भी हमारा एरिया आया है वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर ना आके क्या होता है आपका आंसर 8 पाई आर स्क्वायर इंटू एस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि ये वाटर ड्रॉपलेट दिया गया है, इसलिए यहाँ पे जो सरफेस एरिया है ये क्या लिखे 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं तो क्या होता है 8 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और सारे टर्म जो हमने बताया है वो ऐसे ही सिमिलर वे में करना है। यहाँ पे ध्यान दे लेंगे तो यहाँ पे एक बार अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे एक बार यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला आप यहाँ पे साफ से लिख सकते हैं, सरफेस एरिया इंटू सरफेस इंटू मतलब सरफेस टेंशन इंटू एरिया होगा, और सरफेस टेंशन इंटू एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिखना है यहाँ पे एन का टर्म एक्स्ट्रा लिखना है, जितना भी एन टर्म में ब्रेक किया रहेगा तो 1 एन का पावर 1/3 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये आपके एग्जाम में आया था कि एन का वैल्यू क्या होगा 1/3 होगा कि 2/3 होगा या जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजिली कर पाएंगे, तो क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में देख लीजिएगा। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है कि ये कितना है, ये 1 लेयर के लिए, ठीक है। अगर 2 लेयर के लिए पूछा रहता तो क्या होता है इसका ही आंसर सेम का आंसर क्या हो जाता है एस इंटू 4 पाई की जगह पे क्या हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला टर्म आपका सेम ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कभी पूछ लिया कि अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा मतलब सोप बबल के लिए तो क्या हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, तो ये आप अपने से कर लीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे सोप बबल होगा, ठीक है। तो आपको बताना कि 4 पाई आर स्क्वायर होगा कि 8 पाई आर स्क्वायर होगा कि ये होगा कि ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप अपने से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब और कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन देखिए जेईई मेन में आया हुआ था और सिमिलर ही क्वेश्चन है, पूछा है कि वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ए सोप बबल। यहाँ पे देखिए सोप बबल की बात हो रही है, ठीक है। वहां पे वाटर ड्रॉपलेट था, तो वाटर ड्रॉपलेट क्या होता है सिंगल लेयर होता है, यहाँ पे डबल लेयर का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स आपको करना पड़ेगा। फ्रॉम ए रेडियस ऑफ ए यहाँ से यहाँ तक आपको कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सरफेस टेंशन दिया है सोप का क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल हो जाएगा, यही तो आपका फॉर्मूला है। एस इंटू क्या होता है एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या ध्यान देना है कि अगर डबल लेयर है तो एरिया आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट 2 टाइम्स लिख देंगे, एस लिख देंगे और यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर वाला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई आर फाइनल माइनस 4 पाई आर इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर सिंपली इसको कैलकुलेट कर पाए तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई आपको कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे आर फाइनल क्या है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा 0.03 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंपली क्या करेंगे आप सॉल्व कर लेंगे, तो जो आपका आंसर मैच कर रहा है ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इजिली आप अपने से कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे सरफेस टेंशन का वैल्यू रखेंगे 0.03 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ बचा नहीं है, पाई वाले टर्म में ही यहाँ पे क्या लिखा गया है आंसर, तो पाई वाले टर्म में ही आपका आंसर लिख देंगे और जो भी आपका आएगा वो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है सिंपली कैलकुलेशन कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सिमिलर ही क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान कर देना था 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। देखिए यहाँ पे आंसर दोनों लिखा गया है, तो अगर नहीं ध्यान देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे ए जार इज फिल्ड विथ 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया गया है कि इसका डेंसिटी अलग अलग है, नॉन मिक्सिंग है मतलब ये अलग है ये अलग है, अगर मिक्स रहता तो ये आपस में ही मिल जाता, ठीक है। जिसमें मतलब इसका एक अलग डेंसिटी डिफाइन कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग मिक्स मतलब मिक्स नहीं है, यहाँ पे अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए ρ1 है, ये ρ2 है। और यहाँ पे देखिए और क्या बोला है कि ये सॉलिड वॉल दिया गया है मेड अप ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए डेंसिटी ρ3, ठीक है। ये अलग डेंसिटी दिया गया है, इसको क्या किया गया है ड्राफ्ट किया गया है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम के बाद इसका मतलब जो डेंसिटी में रिलेशन होगा वो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे और इसका भी आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। इसमें क्या लगाएंगे वो हम देख लेते हैं कि एक बार कि किस कंसेप्ट पे होगा। तो यहाँ पे हमने बताया था कि जो हमारा मतलब फ्लोटिंग वाला कंडीशन की जब डेंसिटी आपका ज्यादा रहेगा तो क्या होगा फ्लोट करेगा या सिंक करेगा या मतलब सबमर्ज किया जाएगा सबसे नीचे, तो उस वाले कंसेप्ट का हेल्प लेके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका जेईई मेन में आया हुआ है, तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर पाएंगे। तो इसका भी आप आंसर कमेंट कर सकते हैं कि इसका क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कर सकते हैं।